नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, एनडीए के पास कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि गुमनाम से हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इनमें आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस का नाम शामिल है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा को तो लोकसभा में टिकट भी मिला था, लेकिन वह उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से फिर से एक बार वह गुमनाम हो गए हैं। और पशुपति पारस और आरसीपी सिंह तो लोकसभा चुनाव के समय से ही गायब है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक वक्त में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाले यह तीनों नेता आखिर गायब क्यों है? आखिर भाजपा इनके लिए क्या प्लान कर रही है? क्या भाजपा इनके लिए कोई खास प्लान बनाकर रखी है, या फिर भाजपा इन्हें बोझ मानकर ढोने का काम कर रही है? यह तमाम तरह की चर्चाएं जो है और सवाल जो है सियासी गलियारे में बनी हुई है। तो आइए आज के इस खास शो में हम अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों बड़े नेताओं को लेकर भाजपा के पास क्या प्लान है, या फिर भाजपा इन्हें ढोने का काम कर रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, एक सबका वक्त आता है, सबकी टाइम कभी सही चलती है, कभी गलत रहती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि तीन नेता जो हैं, जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा करते थे, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं गुमनाम हो गए हैं। तो शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव तो लड़ा था, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। तो क्या लगता है, भाजपा उनको ढो रही है, या फिर उनके लिए कोई दूसरा प्लान बी है भाजपा के पास? देखिए आत्मजा जी, आपने सही कहा कि वक्त ख़राब होता है, वक्त अच्छा होता है, लेकिन वक्त के साथ एक बड़ी चीज़ होती है, वक्त बदलता ज़रूर है। वक्त रुक के नहीं रह सकता है। तो भाजपा का जो एक प्लान है उस पर हम लोग डिटेल जाएंगे अंदर की बात पर। लेकिन जो तीन लोगों की आपने चर्चा की, आरसीपी सिंह, पशुपति कुमार पारस की जो महत्वपूर्ण, और उपेंद्र कुशवाहा की, ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनको लोग फिलहाल भले बोझ बोल रहे हों, लेकिन आगे की जो रणनीति भाजपा की है वो समझिए कि एक राजनीतिक बम की तरह हैं ये लोग। और भाजपा बहुत सही समय पर, एक माकूल समय पर इस बम को फोड़ेगी। उसका इंतज़ार करने का समय आएगा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि इन तीनों लोग नेताओं की अपनी अपनी खासियत है, भाजपा उसको समझती है, लेकिन जो मसला वक्त का है, बस लगता है कि उसी वक्त का इंतज़ार हो रहा है। सर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी भाजपा से। भाजपा को भी उपेंद्र कुशवाहा से शिकायतें थी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा था कि वह चुनाव हार गए हैं तो अपनी बदौलत हारे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा भी ब्लेम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा ने पवन सिंह को प्लांट कराया था। तो ये तमाम तरह की शिकायतों का दौर चला, लेकिन अब भाजपा के पास क्या प्लान है उपेंद्र कुशवाहा के लिए? देखिए, भाजपा के पास तो प्लान है ही। भाजपा के पास प्लान है। देखिए, एक बात कही जा रही है कि उनको हरा दिया गया, ठीक है, वो कहानी तो अब ख़त्म हो गई, अब तो वो हार चुके हैं। लेकिन जो उससे भी जो बड़ा टास्क है, बिहार विधानसभा का चुनाव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हुआ है और भाजपा के लिए करो या मरो का सवाल है वाला चुनाव है। क्योंकि भाजपा भी जान रही है कि अगर 25 के चुनाव में वो कहीं पीछे रह गई, अगर उसको उस हिसाब से सीटें नहीं मिली, तो फिर आगे बहुत मुश्किल सफ़र है। क्योंकि 25 का चुनाव ही एक मौका है जिसमें भाजपा ये सोच सकती है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। उसके बाद तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नेता कुशवाहा समाज के, और यह स्थापित सत्य है कि कुशवाहा जी का संगठन, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के लोग नहीं हैं। हार जीत हो गई चुनाव में, वो अलग बात है, लेकिन संगठन के तौर पर और अपनी छवि के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा में कहीं कोई दाग नहीं है। और भाजपा भी इसको समझती है। इसीलिए हार के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तरह की बात है, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहना कि उपेंद्र कुशवाहा अब अप्रासंगिक हो गए एनडीए के लिए, ये कहना गलत है। एक प्लान है भाजपा के पास उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, और उस प्लान को आप देखिएगा बहुत जल्द भाजपा इम्प्लीमेंट करेगी और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए की सियासत को बहुत आगे तक ले जाने का काम शुरू करेंगे। सर, क्या आपको आइडिया है कि वो प्लान है क्या? देखिए, प्लान दो तरह के बनाए जा रहे हैं कि भाई जो वोट हमको मिलना चाहिए था लोकसभा में, खासकर शाहबाद के इलाके में, हमको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, इसकी वजह होगी। इसकी वजह की समीक्षा हो रही है कि आखिर शाहबाद में क्यों नहीं वोट मिला या दूसरे इलाके में क्यों नहीं मिला।
तो शाहाबाद के इलाके में या दूसरे इलाके में जो कुशवाहा वोटरों का ध्रुवीकरण होना है। और दूसरी बात, चेक एंड बैलेंस, अगर नीतीश कुमार को बैलेंस में रखना है तो जो चेहरे आप बता रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, उन चेहरों को भाजपा को आगे रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर दबाव की राजनीति करते हैं तो उस दबाव की राजनीति से बाहर आने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की जरूरत भाजपा को है, और इसीलिए आज भी रिलेवेंट है, भाजपा में आगे भी रहेंगे, एनडीए में उनकी महत्ता बनी रहेगी। सर, पहले से भाजपा जब इस बात को तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर नीतीश कुमार किस बात को लेकर दबाव बनाएंगे और फिर भाजपा ये एक्सपेक्ट कैसे करेगी कि उनके मतलब पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा? देखिए, सियासत में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी वादे किए जाते हैं। अभी हाल में देखा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हो गया, विनोद तावड़े जी का वादा था, वादा टूट गया, नहीं मिला एमएलसी का सीट। तो सियासत में ये व्यवहारिक बात है कि बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। एकदम अटल वाक्य मान के चलना कि फलां नेता ने ये कह दिया तो वो होगा ही होगा। अब देखिए, नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए, जब 20 का चुनाव प्रचार हो रहा था, इन्होंने क्या कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब राजनीतिक प्रस्ताव पास हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो आप कहिए कि उस वादे का क्या हुआ, उस कहने का क्या हुआ? तो सियासत में इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आजकल के सियासत में तो कही हुई बातें चलती रहती है। जहाँ तक है दबाव बनाने की बात, तो जब चुनाव होता है तो बहुत तरह के दबाव बनते हैं कि हमको फला सीट दे दीजिए, हमको इतनी ज़्यादा सीटें दे दीजिए, हमको उस नेता को टिकट नहीं दीजिए, इस नेता को टिकट दीजिए। तो इस तरह के जो दबाव आएंगे, जो भाजपा झेलेगी, उससे बचने के लिए ये हथियार है उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, और उस समय ही इस हथियार का उपयोग किया जाएगा। सर, पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने इनके साथ धोखा करने का काम किया है, उनको टिकट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिला उनको। तो क्या लगता है कि अब उनके लिए क्या प्लान है भाजपा के पास? क्या विधानसभा में ही इनको यूज करेंगे? देखिए, दो बयानों को गौर से देखिए। क्या कहते हैं पशुपति कुमार पारस कि हम बिना शर्त एनडीए के साथ हैं। लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, टिकट नहीं मिला, एक भी टिकट, फिर भी उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। अभी 4-5 दिन पहले जेपी नड्डा से मिले, क्या बोल के आए कि हम आपके साथ हैं। तो ये जो एक तरफा प्यार है, इसको भाजपा भी समझ रही है कि पशुपति कुमार पारस और उनकी जो टीम है, भले वोट बैंक के हिसाब से बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन है कि रामविलास जी के भाई हैं, ये केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उस लिहाज से इनका वजन है। आप कहिएगा कि एक बहुत बड़े मास लीडर है पशुपति कुमार पारस, वो नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि रामविलास जी के भाई हैं, ये सत्य है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है। और कहते हैं सियासत में कि चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार को लेके और उपेंद्र कुशवाहा को लेके, तो जो ये घोड़ा है चिराग पासवान, हनुमान है, इनको भी कहीं से अंकुश रखना है भाजपा को। भाजपा बहुत दूर की सोचती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बन गई भाजपा। तो आगे कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को, अगर इधर उधर हुए चिराग पासवान, तो फिर पारस नाम का जो राजनीतिक बम है, इसको फोड़ा जाएगा कि चलिए आप फूटने के लिए तैयार हो जाइए। सर, पशुपति पारस को लेकर जैसा आप कह रहे हैं कि भाजपा इस बात को जानती है कि वह रामविलास पासवान के भाई हैं, तो उनको तवज्जो देगी, लेकिन जब जनता को तो ये पता है ना कि भाजपा के पास जब रामविलास पासवान के बेटे ही हैं, तो फिर उनके भाई को क्यों लोग तवज्जो देंगे? हम वही बात तो कर रहे हैं ना, बेटे हैं तो तवज्जो दिए, 5 को सीट मिल गया, 5 सीट जीत के आए ना भाई। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर मगर वाली स्थिति होगी, बार्गेनिंग वाली स्थिति होगी, विधानसभा चुनाव को टारगेट करिए। विधानसभा चुनाव सब पार्टियों के लिए समझिए जीवन मरण का प्रश्न है, हर चुनाव होता है, लेकिन ये जो 25 वाला चुनाव है, इसमें हर पार्टी अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी ताकि आगे बिहार की राजनीति चलते रहे। 25 में जो जिस सीढ़ी पायदान पर होगा, उसी हिसाब से उसका राजनीतिक बदन नापा जाएगा, तौला जाएगा। तो उसमें एक संतुलन बनाए रखने के लिए, दलित वोटरों में संतुलन बनाए रखने के लिए, अरे वोट बैंक तो आज के तारीख में सिद्ध हुआ है कि चिराग पासवान के साथ है, लेकिन जो लेजेसी है रामविलास पासवान की, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो उसके भाई नहीं है, उनके साथ नहीं है। तो जब वही परिस्थितियाँ अगर पैदा होगी तो भाजपा अपना दाव खेलेगी। आगे के लिए तो हथियार रखना है ना भाई। सभी जान रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ नहीं होना है,
लेकिन आगे कुछ इस तरह की परिस्थिति हो गई, सियासत में हो भी जाती है अनहोनी, उस समय यूज किया जाएगा। सर, अब आरसीपी सिंह की बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त से इरेलीवेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में, केंद्र की पॉलिटिक्स में, लोकसभा में भी कहीं नजर नहीं आए। तो क्या लगता है आगे उनका क्या कुछ सफ़र होगा और कैसे भाजपा उनके लिए क्या प्लान कर रही है? देखिए, आरसीपी सिंह के लेकर आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे शख्स हैं, अधिकारी तो लाजवाब रहे ही है, मंत्री रहे, उन्होंने अच्छा काम किया है, और जिस तरह से वो शांत हैं, दिल्ली में बैठ के सारी चीज़ों को भाप रहे हैं, ये मत समझिए कि भाजपा नेताओं के टच में वो नहीं है, अनेक भाजपा नेताओं के टच में है। और जिस समीकरण की हम बात करते हैं, लव कुश समीकरण की, उस समीकरण में अगर भाजपा के पास अभी सबसे बड़ा नेता है तो वो आरसीपी सिंह ही हैं, ये समझिए। और उस मोहरे को आप इरिलीवेंट या बोझा नहीं बोल सकते हैं। आरसीपी सिंह की जब जरूरत होगी, भाजपा उनको उसी हिसाब से लॉन्च कर देगी। एक प्रयोग हुआ था सम्राट चौधरी को लेके, पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अब बारी आरसीपी सिंह की भी आने वाली है। हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। अब आरसीपी सिंह का वजन धीरे धीरे आप देखिएगा कितना तेज़ी से ऊपर उठने वाला है, क्योंकि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, संगठन में पकड़ है, जानते हैं, एकदम शार्प सोचते हैं कि किस लाइन पर चलना है, एकदम क्लियर कट लाइन पर चलते हैं आरसीपी सिंह। और अपने जब कार्यकाल था उनका, उन्होंने इसको साबित भी किया है। मतलब है कि आरसीपी सिंह की भूमिका बिहार के सियासत में बढ़ने वाली है। जब तक बंद कमरे में थे लोकसभा चुनाव तक ठीक बात है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव का पिटारा खुलेगा, तैयारियां शुरू होगी, आरसीपी सिंह के कंधे पर बहुत ही मजबूत जिम्मेदारी आने वाली है और भाजपा उनका पूरा उपयोग भी करेगी, ये तय मानी हुई बात है। तो सर, क्या यह माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले बिहार भाजपा में आरसीपी सिंह को कोई बड़ा पद मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है? प्रदेश अध्यक्ष बनाना ना बनाना वो अलग तो पार्टी का है, लेकिन केवल एक वही अध्यक्ष का पद ही नहीं होता है। हमने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र जो जिम्मेदारियां दी जाती है, उसमें आरसीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी चूंकि आयतित वाला बयान चल गया है अश्विनी चौबे का, तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी भाजपा की उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देगी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह का उपयोग भाजपा जरूर करेगी, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति के 3 बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह ऐसे चेहरे हैं जो कि एक वक्त में काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। इनके पास अच्छी खासी वोट बैंक भी है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से या फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाजपा की तरफ से इनको अनदेखा किया जा रहा है। अब इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इनका क्या होगा, क्या इनका राजनीतिक सफर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है और सही वक्त आने पर फिर से इनको भाजपा रिलॉन्च करेगी और यह राजनीतिक बम के तौर पर इन्हें फोड़ने का काम करेगी। तो देखिए कि आने वाले वक्त में इन्हें क्या कुछ जिम्मेदारियां एनडीए की तरफ से सौंपी जाती है और ये उसे कैसे पूरा करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके साथ क्या कुछ होने वाला है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।